नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन 12 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, ठीक है? तो कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही करें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल बच्चे के सृजनात्मक विकास में सहायक है, बिल्कुल है। भाषण ये भी है, कहानी लिखना ये भी है, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है ये बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कह क्या रहा है, सृजनात्मकता की बात की है आपसे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में फ्राबल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट, किसका विकास था वो? व्यवसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, लैटिन स्कूल का? तो फ्राबेल जी ने किंडरगार्टन पद्धति विकसित की है, यानी बालो उद्यान। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए किसके बारे में कह रहा, फ्राबल के बारे में। तो फ्राबेल जी का क्या है? किंडरगार्टन, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोग आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण विधि, तो संश्लेषण विधि में क्या होता है? निबंध लिखना, भाषण देना, परिमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। देखिए संश्लेषण कह रहा, विश्लेषण की तरफ नहीं जा रहा है। विश्लेषण में होता है व्याख्या, लेकिन संश्लेषण में क्या होता है? परिमेय सिद्ध करना। तो उसका उदाहरण कौन सा है? यानी परिमेय सिद्ध करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर, तो ये तो सही है। देखिए होता सिर से पैर की ओर है। दो विकल्प में दिया है, सिर से पैर, सिर से पैर, पैर से सिर, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक? पैर से सिर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, पैर से सिर दिया है। अब कह रहा फिर देखिए बाहर से मध्य की ओर या मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए शारीरिक विकास जो होता है सिर से पैर की ओर, यानी सिरस्थ, और मध्य से बाहर की ओर, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतः क्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो देखिए बालक का विकास जो है ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक तथा सह संज्ञानात्मक सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इसका स्तर बहुत व्यापक होता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए मातृभाषा में जब शिक्षा देंगे तो वह उसका प्राकृतिक वातावरण है, क्योंकि मातृभाषा वो घर से सीख के आता है। अगर आप दूसरी भाषा में शिक्षा देंगे तो उससे कठिनाई का अनुभव होगा, इसलिए प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जो उसका वातावरण, जो उसका परिवेश है, उसी में आप शिक्षा देने का प्रयास करेंगे या करना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ये प्राथमिक स्तर की बात की गई है। फिर कह रहा श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? लिखावट में अच्छी लिखावट और लेखन में स्पष्टता, ये तो सब हो ही चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बड़े अक्षरों में लिखना, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहां बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए आपको, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। वैसे अच्छी लिखावट भी होनी चाहिए, अब इसमें उपयुक्त सभी विकल्प नहीं दिया है, इसलिए अच्छी लिखावट भी होनी चाहिए, लेकिन बड़े अक्षरों में लिखना मेरे समझ से सबसे ज्यादा सही है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंडित कर देंगे या उसे दंडित करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यदि आपके कक्षा में कोई छात्र देरी से आता है तो हम लोगों का कर्तव्य अभिभावक का, अध्यापक का है कि उस कारण को पहले पता लगाया जाए कि किस कारण से ये देरी से आ रहा है, यानी कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये उद्देश्य नहीं रह गया है। ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार की अध्ययन को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? यानी विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो देखिए, उपेक्षा तो आप कर नहीं सकते, दंड भी नहीं दे सकते। अभिभावक को ध्यान में क्या करने के लिए जरूरत है लाने के लिए? सबसे अच्छा यही है कि आप उस अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढें और उसको उपचार करने की चेष्टा करें, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है, शिक्षक असफल हुए हैं, पाठ्य पुस्तकें असफल हुई हैं। यह वैयक्तिक असफलता है नहीं। जब कोई भी विद्यार्थी, अगर एक भी विद्यार्थी असफल हो रहा है तो यह समझा जाएगा कि यह उसकी शिक्षक असफल, पूरा सिस्टम फेल है। विकल्प देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, तो यह पद्धति असफल है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में आज्ञाकारिता, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासनित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, यदि वह सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर आपसे बच्चा प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा समाप्त होने के बाद उसके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, विषय से असंबंधित है फिर भी, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहां से उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 12 वर्ष का बच्चा है ना, तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी अभिवृत्ति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भाग जाना। तो भाग जाने में सबसे अच्छा यही है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, यानी अगर उससे कोई समस्या हो रही है और शिक्षक उसकी समस्या का समाधान करता है तो उसकी क्लास में रुचि बनी रहेगी। ठीक है, तो क्यों जाएगा क्लास छोड़कर? इसलिए समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों
की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र के तहत आएगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वात्रिक है, विकास का अर्थ है मतोरोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये मतारोपण। ठीक है, मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वात्रिक यानी सब जगह है, इस विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण, अपने मत को आरोपित करना यानी दूसरों पर थोपना। विकल्प ए सही हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों के समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपयुक्त सभी। देखिए, चूंकि आप में विकल्प उपयुक्त सभी मिल रहा है, इसलिए हम लोग विकल्प उपयुक्त डी यानी उपयुक्त सभी सही करेंगे। अगर ये विकल्प ना होता तो फिर हम बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए यही सही करते। ठीक है, विकल्प के अनुसार आपको वहां आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा। 22 नंबर कह रहा निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो अपने समकक्षी बच्चों के सक्रिय सदस्य कह रहा है, तो सक्रिय सदस्य तो किशोरावस्था यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राहिता को बढ़ाने का एक नई तकनीकी, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के कार्य का अन्वेषण। तो मनोचित्रण में मन के कार्य का अन्वेषण होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, यानी बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही सामर्थ होती हैं। ये तो गलत हो जाएगा, केवल बालिकाएं ही सामर्थ होती हैं, ये कथन तो गलत लग रहा है। ठीक है, लेकिन इन विकल्पों में से और कोई अच्छा विकल्प मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसी विकल्प को सही मान लेते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सही विकल्प ये भी नहीं है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, केवल शब्द ना होता बालिकाएं समर्थ होती हैं तब तो सही हो जाता, लेकिन ये केवल शब्द की वजह से ये मुझे गलत लग रहा है। लेकिन पहले बुरी तरह से विभेदित किया गया, इससे कोई मतलब नहीं। बालिकाएं अल्पसंख्यक होती हैं, ये भी गलत है। बालिकाएं अधिक बुद्धिमती होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान होते, बालक भी बुद्धिमान होते हैं। इसलिए हम लोग विकल्प डी सही करेंगे, लेकिन ये केवल शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 25 नंबर कह रहा विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो है ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रसव पूर्ण अवस्था सही करेंगे, विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में भी तो विकास होता है। विकल्प बी यानी प्रसव पूर्ण अवस्था से पहले, इस अवस्था को गर्भावस्था बोलते हैं। फिर 26 नंबर कह रहा बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय विधि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो ये क्या कहलाएगी? ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधे आदि को पहचान के वर्गीकृत करना है ना, ये प्राकृतिक बुद्धि में जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर 27 नंबर कह रहा है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार।
तो चिंतन जो है ये संज्ञानात्मक पक्ष में जाएगा, संज्ञानात्मक पहलू का विषय है, इसलिए हम लोग विकल्प ए संज्ञानात्मक गतिविधि सही करेंगे। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि। बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो पियाजे के अनुसार पूछ रहा है ना, संशोधित, तो संशोधित मतलब समावेशन, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, समावेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ... के लिए है। शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो देखिए, सृजनात्मक मार्ग इससे उपलब्ध होगा, बच्चा सृजनात्मक होगा, चिंतन करेगा, विज्ञान हुआ, कला प्रदर्शनी हुआ, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब बच्चा नैतिक तर्कणा करता है, गलत है सही है, गलत है सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नैतिक तर्कणा, भाई जैसे ये चोरी करना गलत है, चोरी करना सही है, ये चीज उसकी ले लेना सही है, ये चीज उसकी ले लेना गलत है, तो ये क्या है? जब वो उसमें निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, वो तो नैतिक दुविधा हो गई कि मुझे ये सामान ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, तब वो क्या हो जाएगी? नैतिक दुविधा। लेकिन उसके बारे में वो भी चिंतन कर रहा है, क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। तो चिंतन करना किसमें जाएगा? नैतिक तर्कणा में। ठीक है, ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के नैतिक तर्कणा की अवस्था में जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आपके कितने सही हुए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।